नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में जीती। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की उम्मीद महज 8 घंटे में पूरी हुई और फिर दुश्मन ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। बता दें कि उन्होंने युद्ध में तकनीक, रणनीति और राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा की। साथ ही बताया कि भविष्य के युद्ध अब साइबर और रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि भारत ने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में ही पूरी कर ली और इस दौरान पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन दर्शाता है कि युद्ध केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि राजनीतिक का भी हिस्सा होता है। बात करेंगे योगी सरकार विकास की नई रफ्तार, लेकिन उससे पहले आगरा से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आगरा से। यमुना नहाते वक्त डूबी 6 बालिकाएं, अस्पताल में इलाज के दौरान 2 बहनों की हुई मौत। नदी में डूबने से मरने वालों की संख्या 6 पहुंची। दोनों किशोरियों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। दोनों किशोरियों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। नदी में डूबने से मरने वालों की संख्या 6 हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 बहनों की मौत। नदी में डूबने से मरने वालों की संख्या 6 पहुंची। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, नहाते वक्त जो 6 किशोरियां डूबी थी, अब उन 6 की मौत हो गई है। देखिए विशाल, एक दर्दनाक हादसा यह देखने को मिला जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रहा है। ये युवतियां थाना सिकंदरा इलाके की रहने वाली हैं और वहीं थाना सिकंदरा अंतर्गत यमुना नदी के किनारे ये लोग युवतियां वीडियो बना रही हैं और वीडियो बनाने के दौरान एक हादसा हुआ और 2 किशोरियां इसमें डूबी और उनको बचाने की वजह से 4 किशोरी और डूब गई। तो कुल मिलाकर 6 किशोरियों को डूबने की सूचना थी। आनंद फानंद में पूरे तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से को बाहर निकाला गया, जिसमें 4 की मौत की पुष्टि तकरीबन दोपहर 2:50 को हो चुकी थी और जो दो किशोरी बची थी उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो कुल 6 जो किशोरियां डूबी थी उन 6 की मौत हो चुकी है और यहाँ पर जो प्रशासन डीएम जिलाधिकारी और एडिशनल सीपी यहाँ पर मौके पर आए थे और पूरे मामले की तहकीकात की गई, जांच की गई। लेकिन ये जो आसपास के जो लोग हैं, परिवार में गम का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से एक साथ 6 किशोरियों के डूब जाने के बाद हड़कंप यहाँ पर मच गया, तमाम यहाँ भीड़ आ गई। लेकिन एक वीडियो वायरल भी हो रहा है जहाँ ये किशोरियां वीडियो बनाते नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यमुना नदी में सुरक्षा को लेकर इंतजाम की बात बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए किसी को इंतजाम नहीं नजर आ रहा है। अब देखिए विशाल, ये यमुना के किनारे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की लापरवाही भी सबसे ज्यादा रहती है।
क्योंकि कच्चे घाट जो है यहाँ पर मिट्टी का कटान होता है। यहाँ जो यमुना के किनारे जिन लोगों के घर बने हैं वहाँ लोग बच्चे अधिकतर नहाने के लिए यमुना में जाते हैं और ऐसे सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, सैकड़ों मौत हो चुकी है, कहीं 2 मर जाते हैं, कहीं 4 डूब जाते हैं। तो उसी के चलते ये जो हादसा हुआ है ये यमुना के किनारे जो बच्चियां नहाने आई थी और नहाने के दौरान पहले उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद 2 किशोरी पहले डूबी थी और उनको बचाने के लिए 4 किशोरी ये गई और ये भी डूब गई। तो इस तरह से 6 मौत हुई। और यही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा की बात करें तो पक्के घाट आगरा में जहाँ पर है ये वहाँ कम होता है। यमुना के किनारे जो लोग अधिकतर रहते हैं वो बच्चे वहाँ अधिकतर जाते हैं नहाने के लिए और ऐसे हादसे रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और बहनों की मौत। नदी में डूबने से मरने वालों की संख्या 6 हुई। आगरा से खबर आपको बता रहे, यमुना में नहाते वक्त डूबी थी 6 किशोरियां। और इसी बीच मथुरा से खबर आपको बता रहे, जहां पर भाई ने भाई को गोली मारी है। दिन दहाड़े भाई ने की सगे भाई की हत्या। मथुरा से खबर, मां की पेंशन को लेकर विवाद में उलझ गए। प्रेम ने साथियों के साथ मिलकर तमंचे से मारी गोली। मथुरा से खबर, दिन दहाड़े भाई ने की सगे भाई की हत्या। मां की पेंशन को लेकर विवाद में उलझ गए। प्रेम ने साथियों के साथ मिलकर तमंचे से मारी गोली। मथुरा से खबर, दिन दहाड़े भाई ने की सगे भाई की हत्या। मथुरा से खबर आपको बता, प्रेम ने साथियों के साथ की हत्या। थाना फरहें इलाके के गांव रैपुरा जाट की पूरी घटना। प्रेम ने साथियों के साथ मिलकर तमंचे से मारी गोली। एक सूचना थाने में प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम की ओमवीर है उनको गोली मारी गई है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और ये पता चला कि इनका सगा भाई प्रेम है जिसने इनको गोली मारी है और इनका CSC ले जाते समय इनको मृत घोषित किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त हैं प्रेम, जो इसका सगा भाई है, इसको मौके से भागते हुए पकड़ा गया और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा से खबर, दिन दहाड़े भाई ने की भाई की हत्या। मां की पेंशन को लेकर विवाद में उलझ गए। और अब बात करेंगे योगी सरकार विकास की नई रफ्तार। आज हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देने के फैसले किए हैं। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली उनमें बुनियादी ढांचे के विकास, विश्वविद्यालयों में नई सुविधाएं और पर्यटक स्थलों के सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। यह फैसला राज्य के विकास को गति देने वाले माने जा रहे हैं।
साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हैं। सर, आज कैबिनेट बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए सर, जो है यूपी के विकास के लिए। तो आगे भी जो है, जो आज निर्णय लिए गए हैं प्रदेश के लिए कितना सर जो है? देखिए, हर कैबिनेट मीटिंग में निर्णय कैबिनेट के द्वारा होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें विशेष ध्यान रखकर जनता से जुड़े बिंदु आते हैं। जैसे उच्च शिक्षा से संबंध में था, वितरण प्रणाली के संबंध में था, पर्यटन से संबंधित था, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावना उत्तर प्रदेश में है। तो आदि निर्णय लिए सर। अग्निवीर और ये तो बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। इनको जो अग्निवीर पूर्व अग्निवीर हैं उनको 20% आरक्षण भी इसमें काम किया गया है। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल जी थे, जिन्होंने बताया कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं वो कहीं न कहीं प्रदेश के विकास के लिए, अग्निवीर योजना के लिए जो फैसला लिया गया वो भी उनके लिए एक अच्छा ही हल की गई। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और अब पर्यटन, विश्वविद्यालय और तमाम जगह भी और तेजी से फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता मिसाल से कैबिनेट बैठक में आज जो फैसले लिए गए वो बहुत महत्वपूर्ण फैसले थे। आप देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष इतना सवाल खड़ा कर रहा था जब भर्ती की शुरुआत हो, जब योजना लाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो तमाम जगहों पर विपक्षियों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। लेकिन आज अब उन्हीं जो अग्निवीर योजना के जो 2026-27 में जो एक टोली जो रिटायर्ड होगी, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए यूपी पुलिस और जो पीएससी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 20% आरक्षण की उसमें व्यवस्था की गई है। वहीं जो उसमें एससी ओबीसी वर्ग है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। ये कहीं न कहीं बड़ा फैसला यूपी सरकार द्वारा लिया गया है। केंद्र में जो फोर्स है उसमें भर्ती के लिए सिर्फ 10% आरक्षण, लेकिन यूपी सरकार ने अपने स्टेट फोर्स में 20% का आरक्षण किया। वहीं पर्यटन के लिए होम स्टे की जो सुविधा जो मिलेगी लोगों को, सोचिए कि जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही थी, अब उसमें जो लोग घूमने टहलने जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, महंगे होटल और रेस्टोरेंट नहीं रुक पाते हैं, तो कम से कम सस्ते होम स्टे में रुक जाएंगे और स्थानीय लोग भी उसका जो है फायदा उठाएं। कहीं न कहीं इससे रोजगार बढ़ेगा कि 1 रूम से लेकर 6 रूम तक हो, डीएम और एसपी के परमिशन से अपना होम स्टे बना सकते हैं। तो ये भी एक सुविधा भी तो वही औद्योगिक विकास 2022 की नीति की जो है मंजूरी गई है, जिसमें आज 5 कंपनियों को जो है आशय पत्र जारी कर दिया गया है। 2 निजी विश्वविद्यालयों के लिए आशय पत्र जारी किया गया है अयोध्या में और गाजियाबाद। ये तमाम जो योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से आज कैबिनेट बैठक की गई, कहीं न कहीं यूपी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी सरकार उस पर लगातार काम भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। हम बात करेंगे बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर शहर में हल्की बारिश और आंधी के आने से पहले ही केस्को बिजली सप्लाई बंद कर देता है। अगर कुछ इलाकों में बिजली आती भी है तो फॉल्ट के कारण चली जाती है और घंटों गायब रहती है, जिससे लोग परेशान होकर शिकायत के बाद भी इंतजार करते हैं, मगर केस्को के लापरवाह कर्मचारियों के कारण जनता को बदहाल व्यवस्था पर सड़क जाम, घेराव और केस्को कार्यालय पर हल्ला बोलना पड़ता है। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी और हसन रूमी ने अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट, गलत बिल, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, टेढ़े और मकड़जाल वाले जानलेवा खंभों, समय पर शिकायतों का निस्तारण न होने जैसी 1 दर्जन से अधिक शिकायतों दर्ज कराई हैं और केस्को एमडी सैमुअल पॉल से वार्ता कर समस्याएं बताई हैं। सपा विधायक ने समस्याओं को गिनवाते हुए बताया कि कुछ प्रकरणों में केस्को की ओर नगर निगम में तकरार दिखाई दिया। विभागों की लड़ाई में जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। बता दें कि हाल ही में लगभग 350 सफाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने कहा कि आंधी के कारण 33 किलोवाट के 38 स्थानों पर फॉल्ट हुए, साथ ही 11 किलोवाट के 32 स्थानों पर फॉल्ट हुए, जिसके कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित रही। हल्की बारिश और बारिश के आने से पहले ही विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। केस्को की लापरवाह रवैये के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके कारण लोग कार्यालय का घेराव
और जाम लगाने का कार्य कर रहे हैं। कानपुर में आज बिजली की लगभग 1 दर्जन समस्याओं को लेकर सपा विधायकों ने कैस्को मुख्यालय पहुंचकर कैस्को एमडी से मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान शिकायतों पर वार्ता की गई और जिस पर कैस्को एमडी ने सभी शिकायतों को मानते हुए विधायकों को आश्वासन दिया कि शहर में जल्द ही जिन स्थानों पर फॉल्ट हुए हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, जर्जर खंभों को हटाया जाएगा। वहीं वार्ता के दौरान यह भी देखने को मिला कि कैस्को और नगर निगम के बीच कई प्रकरणों के चलते टकरार भी है। इस पर विधायकों ने विभागों को जनता की तक हानि पहुंचाने की बात कही। साथ ही यह भी माना कि विभाग आपसी सहमति से शिकायतों को दूर करें, जनता को नुकसान न हो। वहीं विधायकों ने सारी समस्याओं से रूबरू कराने के बाद यह आश्वासन लिया कि अब वो पुनः 3 महीने बाद कैस्को एमडी से मुलाकात करेंगे। कैस्को एमडी ने भी स्वीकार करते हुए कहा कि जो 1 दर्जन शिकायतें हैं उनको दूर करा जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं के बीच भी सामंजस्य बैठाला जाएगा। उपभोक्ताओं को बिल की समस्या से जुड़ी कई समस्याएं आ रही हैं, जिसको देखते हुए कैस्को एमडी ने मध्यांचल और पश्चिमांचल के मीटर रीडरों को बुलाया है और मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इस पूरे प्रकरण पे लोग शांत हैं और साथ ही सैमुअल पॉल ने यह अपील करी है कि लोग बिजली जाने के बाद लगातार कैस्को में शिकायत दर्ज करें और साथ ही पेशेंस बनाए रखें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। एक कानपुर शहर में जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, फॉल्ट की संख्या बढ़ी है और फॉल्ट को ठीक होने में जो समय लगता है वो भी बढ़ा है। 3 बातों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने, हमारे साथी विधायकों, पार्षदों ने एमडी से वार्ता करी है। हम लोगों ने तय किया है कि चूंकि जो नया सिस्टम है टोल फ्री नंबर का और हेल्प डेस्क का, इससे अभी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो जब तक सामंजस्य न बने तब तक सभी सब स्टेशनों पे फॉल्ट रिपेयरिंग के लिए पैरेलल टीम लगाई जाए और उनके नंबर सार्वजनिक किए जाए, ताकि लोग अगर उनकी समस्या टोल फ्री पे दर्ज ना हो सके तो लोकल बिजली घर पे दर्ज करा के समस्या को जल्दी सुधार करा सके। जो मोबाइल गाड़ियां पहले जाती थी फॉल्ट रिपेयरिंग की, उनकी संख्या घटा दी गई है और हाथ वाली गाड़ी पकड़ा दी गई है। इससे समस्या के निवारण में समय अधिक लग रहा है। देखिए, पिछले दिनों 6 महीने पहले कैस्को कानपुर में हेल्प डेस्क को यहाँ पे सिस्टम किया गया था। हेल्प डेस्क के सिस्टम में आने के बाद जो कंप्लेंट का नंबर दिया गया टोल फ्री, उसको इतनी कठिनाई सब्सक्राइबर को हो रही है उसको अपनी कंप्लेंट लिखाने में, और अगर लिख भी जाती है तो उसका डिस्पोजल 6 घंटे बाद होता है और पता भी नहीं चलता है। हम लोग इन्हीं, और जैसे गाड़ियाँ थी, गैंग था, गैंग के माध्यम से इधर कंप्लेंट करो धड़ा से आ जाती थी गैंग, उसको हटा के हैंड कार्ड ले आए। हैंड कार्ड रात में निकलता तो कुत्ते भौंक के उसको दौड़ा देते, पता चला आ ही नहीं पाता रात में। हम लोगों ने जब अभी यहाँ पे कहा कि आपने हैंड कार्ड को यहाँ पे कर गाड़ियों की जगह ऑटोमोबाइल की जगह पे, तब हमारी बात को कैस्को एमडी साहब ने कहा कि अब हम इको सिस्टम से जो ई मतलब रिक्शा है उसके माध्यम से अब हम हैंड कार्ड को हटा के उसको करेंगे जो ज़रूरी होगा। आज हमारे क्षेत्र का माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी और रूमी जी आज हमारे कैस्को ऑफिस में आए थे और उनके संबंधित क्षेत्र के पार्षद लोगों को भी ले आए थे और उनके क्षेत्र में जो बिजली संबंधित समस्याएं हैं, विशेष रूप से अभी फॉल्ट के संबंध में जिसमें रिस्पांस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है करके है, और इसके अलावा जो बिजली और पानी जो एक साथ जुड़े हुए मामले हैं और पानी की संबंधित समस्या भी बताया गया, और कुछ जगहों पे अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम हो रही है उसमें कुछ गड्ढा भरने के संबंध में, और जहाँ पर यूजी काम हो गया है उसका एनर्जाइज करने के संबंध में है, और जाजमो में कुछ पोल के बारे में उन्होंने अवगत कराया, और उनके साथ में जो क्षेत्रीय पार्षद लोग आए थे वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लिखित में भी दिया है। और अब बात करेंगे कानपुर का बस अड्डा होगा हाईटेक। खबर कानपुर से, जहां परिवहन निगम झकरकट्टी बस अड्डे को जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। मौजूदा बस अड्डे की जगह पीपी मॉडल के तहत 143 करोड़ लागत से 7 मंजिला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नई इमारत बनेगी। नई बनने वाली इमारत में 2 बेसमेंट, मल्टीप्लेक्स, फूड स्टॉल, रिटेल शॉप, वाईफाई, एसी, प्रतीक्षालय सहित प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहेगी। भवन निर्माण के दौरान बसों का संचालन जीटी रोड और सीओडी पुल के पास से किया जाएगा।
बताते चले कि झकरकट्टी से रोजाना 1000 बसें संचालित होती है। बताया गया है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भवन निर्माण को शासन से वरीयताओं में शामिल करा जा रहा है और इसीलिए निर्माण कार्य में करीब 2 साल पूरा करने का तय किया गया है। झकरकट्टी की बस पीपी मॉडल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। नया बस अड्डा 7 मंजिला बहुमंजिला इमारत रहेगी। उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स और तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस होगा कानपुर का बस अड्डा। आपको बता दें कि शासन की तरफ से 147 करोड़ रुपए पास हुआ है और बहुत जल्दी बस कानपुर झकरकट्टी बस अड्डे की रंग रूप बदलने वाली है और 2 साल के लिए कानपुर का बस अड्डा बंद कर दिया जाएगा। यह बस अड्डा कानपुर के सीओडी पुल के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं से यात्रियों को आने जाने में कोई भी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए मोहित पांडे, कानपुर। देखिए, बस अड्डा शिफ्ट होने की कार्रवाई गतिशील है और सीओडी पुल के उस पार कैंटोनमेंट एरिया में जगह चिन्हित भी कर ली गई है। यहाँ पर पीपीपी मॉडल में लगभग 143 करोड़ की लागत से बस अड्डा और कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी। सर इसकी अवधि 2 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद फिर बस अड्डा वहाँ से यहाँ चला जाएगा, सीओडी से यहाँ चला जाएगा। और अब बात करेंगे जिला अस्पताल को डेंटल लैब की सौगात। एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे की सुंदरता पर 4 चांद लगा सकती है, लेकिन मुस्कुराहट के लिए सबसे जरूरी है सुंदर, सफेद और चमकदार दांत। दांत को सुरक्षित और दुरुस्त रखने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए कृत्रिम दांत भी लगवा लेते हैं, जिसके लिए कई बार उन्हें लखनऊ तक की दौड़ लगानी पड़ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उर्सला में ही डेंटल लैब का निर्माण किया जाएगा। दांतों की समस्या के लिए अब निजी डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, ना ही उन्हें लखनऊ के KGMU जाना पड़ेगा। उर्सला अस्पताल में ही ऐसे मरीजों का न सिर्फ इलाज होगा, बल्कि कृत्रिम दांत लगाने की भी सुविधा मिलेगी। अब चेहरे को सुरक्षित रखने के साथ साथ दांत भी सुरक्षित रख सकेंगे। कानपुर के उर्सला अस्पताल में 32 की लैब बनाई जा रही है, जो कि रोगियों को अब काफी राहत का सामना करना पड़ेगा। आप इस वक्त मैं उर्सला अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये बन बाट है, जहाँ पर ये उर्सला अस्पताल के अंदर जो 32 की लैब बनाई जाएगी, जिससे रोगियों को काफी राहत मिलेगी। जैसे कि रोगी प्राइवेट अस्पताल और जैसे लखनऊ जैसे अस्पताल में वो चक्कर लगाते थे, उनको अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको शासन से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही उर्सला अस्पताल में ये सेवाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। अभी देखना होगा कब तक ये 32 की लैब कब तक बन सकेगी। कानपुर से शाहनवाज खान, न्यूज़ इंडिया के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो स्टाफ है वो अभी डॉक्टर अभी एक आ गए हैं, लेकिन अभी और भी स्टाफ आना है और जो कार्य है वो प्रगति पर है। अभी सामान मिलने के बाद उसको क्रियाशील किया जाए। सर, शासन से भी आपको मंजूरी मिल गई है, तो कब तक ये कब तक लैब बन जाएगी? सर, अभी जल्दी शुरू की जाएगी, जो भी है आगे की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाए। जिस तरह से रोगी जो भटकते हैं डेंटल के लिए प्राइवेट अस्पताल जाते हैं और लखनऊ जाते हैं, ऐसे में जब उस अस्पताल में जब डेंटल लैब बनती तो उनको कितनी राहत मिलेगी? सर, राहत काफी राहत मिलेगी और जो भी कार्य है इधर उधर से जो कराने पड़ते हैं लोगों को हमारे यहाँ कर। खबर कन्नौज से, जहां स्वास्थ्य विभाग की लाख शक्ति के बावजूद चंद पैसों के लालच में झोला छाप डॉक्टर लगातार मासूम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद जिले के एक विशेष टीम हॉस्पिटलों का निरीक्षण करके जांच कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मासूम को गुमराह करके खुद को डॉक्टर बना बैठे हैं और ना उसको दवा पता है, ना ही उनका इलाज का पता, लेकिन मरीज को दवा दे रहे हैं। कन्नौज में बीते कुछ समय से लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनमें मौतों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लोग ऐसे ही एक प्राइवेट टाइप की है, छोटा सा अस्पताल टाइप का बनाया हुआ है। मरीज भी उसको निमोलाइजर दे रहे हैं और ये डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए हैं। पहले तो उनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार, क्या डिग्री है आपके पास? CMSCD। इलाज कौन कौन सा कर सकते हैं इस डिग्री में, कौन सा नहीं कर सकते? हल्का फुल्का ऐसे खांसी जुकाम बस कर सकते हैं। इंजेक्शन दे सकते हैं? इंजेक्शन बताया ना, पास से बहुत बाई चांस हो गया तो दे दिया, नहीं तो नहीं देते। इंजेक्शन आपके पास रखे हुए हैं, दवाएं रखी नहीं है? हाँ, दवा मेडिसिन तो है, मेडिसिन तो देते हैं, ये तो हम आपको बता रहे हैं। कितनी फीस लेते हैं? 50 पे 70 पे। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वैसे नॉर्मली तो ठीक है। नहीं गलत कर रहे हैं ना? गलत तो फिलहाल ऐसा नहीं कुछ है कि गलत कर रहे हैं।
गलत नहीं कर रहा है, आप नहीं मानते गलत कर रहा है? नहीं, वो आपके जैसे हिसाब से पूछे वो सब ठीक है। नहीं, हमारे हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है, वैसे कोई गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है? गलत बात तो नहीं है, ऐसा कोई लीगल काम नहीं कर रहे कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लग सकती है। इंजेक्शन की तरह दिखाते हैं, तस्वीरें में हैरान करने वाली हैं। ये देखिए तस्वीरों में ये इंजेक्शन रखे हैं खुले नहीं है इस तरह से, ये यूज्ड इंजेक्शन होंगे, बहुत सारों में ब्लड लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में है। ऐसे में ये मेडिकल वेस्ट को फेंकते भी नहीं है और जो अपनी डिग्री बता रहे हैं उसके अंतर्गत ये इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब मेडिसिन है, ग्लूकोज की बोतलें हैं, यानी कि यहाँ पर ये डिप भी लगाते होंगे, तमाम चीजें यहाँ पर हैं जो अपने आप में तस्वीर में सब कुछ बयां कर रही है। और एक निमोलाइजर यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर ये पेशेंट लिटाने के लिए भी बनाया हुआ है। देखिए शायद कुछ समय पहले किसी को डिप लगाई भी होगी। तो इस तरह का ये इलाज कन्नौज में बदस्तूर जारी है और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहा है वो अब नाकाफी ही दिखाई दे रही है। ऐसे में जब छिबरामऊ की घटना हुई उसके बाद कलतेवा में एक घटना हो गई, लगातार डीएम स्तर से एक टीम गठित की गई है, वो जा रही है वहां जो इस तरह के हॉस्पिटल्स है, जो इस तरह की क्लिनिक अवैध क्लिनिक चला रहे हैं पर जो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी ये बेलगाम होकर चल रहे हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज़, कन्नौज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।